जानवरिस्तान। जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म कई दिनों से मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी। ये कम ही हुआ है कि मैंने कभी कोई किताब दो मरतबा पढ़ी हो, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये किताब इसरार कर रही है कि मुझे फिर से पढ़ लो, तो मैंने पढ़ ली। मैं सियासी तौर पर शऊर और लाशऊर के दरमियान में मुअल्लक़ हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तानियों के उस तबके से है जो दहाइयों पहले अपने मुल्क को खैर आबाद कह चुके हैं, मगर फिर भी बिला वजह अपनी राय इस पाक सरज़मीन के हालात पे होना ज़रूरी समझते हैं। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, यहाँ गर्मियों और सर्दियों में ना कभी बिजली जाती है, ना गैस, और ना कभी किसी अशियाए खुर्दनी की किल्लत होती है। बस गाहे बगाहे जब कोई काम नहीं होता तो बैठकर पाकिस्तान के हालात पर जी उड़ा लेते हैं। तो बात हो रही थी एनिमल फार्म की। देखने में तो ये एक बच्चों की सी किताब दिखती है, और उसके सर वक्त पे जानवरों की तस्वीरें भी बनी हैं। कोई छोटा बच्चा भी इसको एक दिन में पढ़कर मलहूज हो सकता है। मगर क्या बात है कि इस किताब में कि इसको कई ममालिक ने बैन कर दिया, और उसके मुसन्नफ़ की तमाम किताबों पे यही पाबंदी लगा दी गई। जॉर्ज ऑरवेल का नाम अब पूरी तरह हर तरह की साजिशों में इस्तेमाल होता है, ख़ास करके इसकी किताब 1984 के बाद कोई भी हुकूमती इक़दाम जो अवाम के ख़िलाफ़ उठाती है, इनको ऑरवेलियन थ्योरी कहा जाता है। ऑरवेलियन अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। तो मैं बात कर रहा था एनिमल फार्म की, और इस बात की कि मैं एक बिल्कुल गैर सियासी आदमी हूँ और अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसके बावजूद कि आज तक मैंने कभी वोट नहीं डाला, और डालता भी कैसे, पिछले 30 साल से अपने मुल्क से बाहर जो हूँ। सबसे पहली मुश्किल मुझको ये दरपेश हुई कि एनिमल फार्म का उर्दू तर्जुमा क्या किया जाए। गूगल को खंगाला तो पता चला कि जानवरिस्तान के नाम से कोई आज़ाद साहब काफ़ी अरसे पहले इस किताब को निपटा चुके हैं। जानवरिस्तान, इस्तान तो अच्छे मुल्कों का नाम होता है, तो फिर जानवरों से उसकी मुनासबत क्यों? हमारे यहाँ के बड़े लोग फार्म हाउस बनाते हैं, मगर फार्म भी तो उर्दू में फार्म ही कहलाता है, तो जानवरों का बाग भी बात नहीं बनती। मगर अरबी ने उसका मसला हल कर दिया, क्योंकि अरबी में लफ्ज़ हदीक़तुल हैवानात मौजूद है, मगर इसका मतलब उर्दू में चिड़ियाघर है। वैसे इस किताब के हालात, जिनका कोई सियासी मकसद नहीं है, चिड़ियाघर से ही मुमासलत रखते हैं। चलें किताब की तरफ चलते हैं। इस किताब में एक इंतहाई ज़ालिम शख्स का जिक्र है, जिसके खेत खलियान हैं, और इसके साथ वो कई जानवरों का मालिक भी है। इसके बागात में हर तरह के जानवर हैं, जिनमें भेड़, बकरियां, मुर्गियां, बतखें वगैरह तो हैं ही, मगर उनके साथ साथ घोड़े, गधे और हराम जानवर यानी खंजीर भी है, और खंजीर वाफिर मकदार में मौजूद है। हराम जानवर, क्या करें, कहानी बरतानिया की है, वरना हमारे पाक माशरे में तो इस गंदे जानवर का जिक्र नागज़ीर, माफ़ करें, मतलब भी गलत है। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग सूअर के ख्वाब से, जो जालिम और जाबिर इंसान, जो इन सब जानवरों का मालिक है, इस मकरूह शख्स से छुटकारा हासिल करने से, और एक नई दुनिया जिसमें तमाम जानवर खुशहाली से अपना ज़िंदगी गुजारें। ना जुल्म होगा, ना जफाकशी, हर किसी को इसका हक मिलेगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब का हक होगा। सब बराबर होंगे, और खुशियाँ ही खुशियाँ। सूअर और कुत्ते एक ही घाट से पानी पिएंगे, और जमहूरियत, माफ़ कीजिएगा, आज़ादी इज़हार का हक होगा। कुछ अरसे बाद बुजुर्ग खंजीर तो वफात पा जाते हैं, मगर आज़ादी का जज्बा तमाम जानवरों के दिलों में ठाठे मारता रहता है। यहाँ तक कि एक दिन तमाम जानवर इस सफ़ाक इंसान के मज़ालिम से तंग आकर इसको इसके बाग से निकाल बाहर करते हैं, और उस मनहूस निज़ाम से जान छुड़ा लेते हैं। बाग में नए उसूल राइज किए जाते हैं, जिसमें बराबरी और हर जानवर की इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज़ किया जाता है। इसके साथ साथ सब जानवरों को नए काम भी सौंप दिए जाते हैं, और इस बात की तलकीन भी होती है कि सबको मिलकर अब इस बाग का दिफा भी करना है, क्योंकि दुश्मन कभी भी हल्ला बोल सकता है। गधे, घोड़े, भेड़, बकरियों को काम पे लगाकर तमाम खंजीर मैनेजमेंट संभाल लेते हैं, और खाने पीने का ज़्यादातर राशन भी उन्हीं के लिए मुख्तस हो जाता है, क्योंकि इनको अब इस निज़ाम को जो संभालना था। इसके साथ साथ दो बड़े सूअरों का आपस में झगड़ा होता है, और इनमें से ज़्यादा काबिल सूअर कत्ल कर दिया जाता है, मगर अफवाह ये फैलाई जाती है कि वो अब दुश्मनों से मिल गया है, और चुन चुन कर जानवर इस मुनाफिक की मदद करने के इल्ज़ाम में मारे जाते हैं। दहशत का माहौल इस जालिम इंसान के वक्त से ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर सब जानवर खुश हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कम अज़ कम वो आज़ाद तो हैं। आज़ादी के एहसास में शदीद तर ग़ुलामी इस किताब का ख़ासा है। इसके बाद तमाम तर खंजीर इन जाहिल भेड़, बकरियों, गधे, घोड़ों पे बेइंतहा मज़ालिम ढाते हैं,
और हर मर्तबा इनको ये बताते हैं कि ये तो उनकी अपने भले और आज़ादी की कीमत है। बेकार के प्रोजेक्ट्स में इन सबको उलझाकर इन पर ज़िंदगी तंग कर देते हैं, और इसके साथ साथ इन अफवाहों को कि दुश्मन करीब है, दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं, ये दुश्मन हम में से ही हैं, को हवा देते रहते हैं। एक तरफ बाकी जानवर भूख और अफलास और काम पे काम में ख्वार होते हैं, और दूसरी तरफ तमाम सूअर अब वो तमाम आसाइशों से बहरामंद होते हैं जो ज़ालिम इंसानों का खासा था। मगर फिर भी तमाम दूसरे जानवर आज भी अपनी आज़ादी की खुशी मनाते हैं। अनदेखे दुश्मन से इनको डराया जाता है, और असलाफ़ की कुर्बानियाँ याद दिलाकर मिली नगमे भी बनाए जाते हैं। जब ये खंजीर फिर ज़ालिम इंसानों से दोस्ती करना शुरू करते हैं तो जानवरों में से कुछ बेचैनी पैदा हो जाती है कि कल के दुश्मन आज के दोस्त कैसे बन गए। इस पर सूरों का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बदलते वक्त और पुरानी गलत फहमियों के बारे में नए मिली नगमों और नारों का ऐलान भी करता है। जानवर सर झुकाकर इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अब सूअर के बच्चों की तरबियत का अलग इंतज़ाम होता है, और उनको ख़ास तंबीह की जाती है कि वो बाकी छोटी ज़ात के जानवरों के बच्चों से अलग रहें। तमाम जानवर खुश हैं कि कम से कम वो इंसानों की ग़ुलामी से निकलकर सूअरों की ग़ुलामी में तो हैं। जुल्म हो रहा है तो क्या हुआ, जुल्म ढाने वाले इनके अपने ही तो हैं, और अब इन खंजीरों की औलादें भी इन पर राज करेंगी। सब सर नीचे करके अपनी किस्मत में मुतमईन हैं, और सवाल करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि अगर सवाल किया तो इन सूअरों के पालतू कुत्ते जो खुद भी ग़ुलाम हैं इनको चीर फाड़ के रख देंगे। इस किताब के आखिरी सतरें सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हैं, जब सब जानवर खिड़की में से झांक कर देखते हैं कि इंसान और दो टांगों पर खड़े खंजीर मिलकर शराब पी रहे हैं और हंस गा भी रहे हैं। जानवरों को इस बात में समझ नहीं आती कि इनमें से इंसान कौन है और सूअर कौन। असल में इस कहानी के पढ़ने के बाद और अपने इर्द गिर्दो पेश को देखने के बाद मुझको ये भी समझ में नहीं आता कि इंसान कौन है और खंजीर कौन। अगर आप समझा सकते हैं तो नवाजिश होगी। जॉर्ज ऑरवेल ये सब कुछ 1945 में कैसे जानता था, ये हैरत की बात है। बरतानवी बाशिंदा और एक सदी पहले हमारे खित्ते पे इतनी गहरी नज़र, हैरत। शुक्रिया।